Good morning. Good morning. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया था, मीन और वेरिएंस। मीन और वेरिएंस दोनों ही कैलकुलेट कर लिया था। कैमरा ऑन कर लो सब लोग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम हाँ 10 तारीख से एग्जाम है मैम, सिलेबस में सिर्फ 2 यूनिट हुआ है मैम। हाँ, ऐसा कैसे सिर्फ एग्जाम? मेरे ही केस में हुआ है। नहीं मैम, सारा सारा मतलब सब्जेक्ट में समझ लिए कि 3 से 4 बहुत हो गया। तो वही बात है। तो अभी हम लोग थोड़ा करेंगे जल्दी। अभी करोगे तब ना, पहले पढ़ लो, उसके बाद ये सब बात क्लास के बाद डिस्कस करो, ठीक है। शुरुआत में मैंने आप लोगों को बहुत फास्ट सिलेबस कवर कराया था, आप लोग को कैचअप नहीं कर पा रहे थे, याद है या नहीं? कैचअप नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा स्लो करना पड़ा, ये बात आपको भी पता है। तो अब हम करते हैं, अपने फ्लो में शुरू करते हैं। थोड़ा अपने फ्लो में आइए मैम, ताकि बहुत स्लो है हम। तो वो ऑलरेडी हम शुरुआत वहीं से किए थे, बट आप लोग कैचअप नहीं कर पाए थे, इसलिए मुझे अपना स्पीड थोड़ा कम करना पड़ा। अच्छा मान लीजिए मैम, सेमेस्टर 1 का एग्जाम तो हो जाएगा, हाँ, सेमेस्टर 2 का क्या उसी में पढ़ाई, बुक में पढ़ाई होगा कि फिर बंद खत्म? होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। क्योंकि मैम 10 तारीख को एग्जाम, 16 तारीख को खत्म हो जाएगा, इसमें 10 चैप्टर हाँ, तो हर। जो होगा उसके बाद एग्जाम जब दोगे उसके जस्ट बाद शुरू हो जाएगा, फिर से क्लास तो होगी ना। हाँ फिर से मतलब वही पूछ रहा है कि ये नहीं कि फिर ये वाला सेमेस्टर का पूरा पढ़ाई ही नहीं हो। अच्छा, पहले अभी पढ़ो ना, एग्जाम के लिए भी तुमको पढ़ना है, सिलेबस कवर करने के लिए भी पढ़ना है। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये सब बात करते हैं, ठीक है। पहले मैम और ये सब सिलेबस बात कवर ऐसे होगा। नहीं किया जाता है, ऐसे आप करेंगे अभी क्लास के टाइम में तो फिर आपका अपना ही टाइम वेस्ट हो रहा है ना। इससे अच्छा जब फ्री टाइम हो तब बात करो ये सब, ठीक है। चलो अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन कितना है उसका एनपी बता सकते हो, वेरिएंस क्या है, डेरिवेशन, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इतने में कोई इश्यू है तो बताओ, ये इतना बन जाएगा या नहीं बन पाएगा? बन जाएगा? Yes, ma'am. सत्यम, सोनाली, Yes, ma'am. हो जाएगा ना? तो चलो इसके बाद हम लोगों को एक टर्म पढ़ना है, जो कि हम बता दे रहे हैं आप लोगों को इस पीडीएफ के बेसिस पे। वैल्यूज एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, नोट करो जरा, ठीक है। लिखो जरा, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग डाल देना, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, जब भी होगा इसमें आपको सॉल्व करना, थियोरेटिकल टर्म्स वैसा नहीं पूछा जाएगा, ये हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। लिखो, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे आप, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे आपके पास होता था, एक्स का पूरा कॉलम होगा और एक कॉलम होगी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। एक एक्स का कॉलम होगा जिसको वेरिएबल का कॉलम कहा जाता है, दूसरा कॉलम होगी फ्रीक्वेंसी की। जैसे मान लो एक्स का वैल्यू सपोज दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब क्या है, एक्स जो है वो 10 वेरिएबल 10 वैल्यूज ले रहा है। मतलब ये समझो कि एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों एक ही साथ। पहले बोला क्या गया है, आपके पास मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 4 10। मतलब समझ लो 10 कॉइन को टॉस किया गया है और 10 कॉइन में से 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, 10 कॉइन में से 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये जो फ्रीक्वेंसीज इधर दिया होगा ये फ्रीक्वेंसीज है। मतलब 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, मतलब एक हेड कितनी बार आया, 0 हेड कितनी बार आया, 2 हेड कितनी बार आया। सो ये जो होगा वो फ्रीक्वेंसीज होगी, दैट इज 6
20, 28, 12, 8, 6, 0, 0, 0 एंड 0। देखो तो कितना काउंट, 10 काउंट कंप्लीट हो रहा है। एक 0 और है, ठीक है, ये है आपका। अब देखो क्या है क्वेश्चन का, मैंने क्या कहा, आपके पास 10 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो 0 हेड कितनी बार आया, 6 बार 0 हेड आया, मतलब हेड नहीं आया, एक भी हेड नहीं आया, ऐसा 6 केसेस हुआ, मतलब ऑल आर टेल। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, 1 हेड कितनी बार आया है, 20 टाइम्स। 2 हेड कितनी बार आया, ऐसा कितनी बार हुआ, 28 टाइम्स। 3 हेड फ्रीक्वेंसी जो भी होता है वो नंबर ऑफ काउंट्स बताता है, तो यही चीज आपका है 5 हेड, 4 हेड, 6 हेड। और बाकी केसेस में बता रहा है कि बाकी की जो फ्रीक्वेंसीज है वो 0 0, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि 7 हेड आया है, 8 हेड आया है, 9 हेड आया है, 6 हेड आया है, 10 हेड आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी मतलब फ्रीक्वेंसी 0 है, दैट मीन्स ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये जो टर्म है, ध्यान से देखो, 2 टर्म, फ्रीक्वेंसी टर्म आप पहले भी सुने हुए थे, एक्स वेरिएबल का टर्म आप पहले ही भी सुने हुए थे, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का डेटा था उसमें होता था ये चीज। अब यहाँ पे एक और टर्म है जो हम बता रहे हैं, जो कि होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, वो है जो फ्रीक्वेंसीज आपका आ रहा है और जो फ्रीक्वेंसीज आना चाहिए वो दोनों अलग होता है। आपके पास क्या होगा, एक आएगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक आएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो है जो ये दिया होता है, ये जो रिजल्टेंट है ना, दैट इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। सो इसको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और एक फ्रीक्वेंसी होता है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी, तो जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसको हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और जो ये ऑब्जर्व करते हैं, जो रिजल्ट आता है, वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों हमेशा इक्वल होगा, ये एक कंडीशन है। जैसे आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों का सम टोटल कभी भी एक दूसरे से ज्यादा या कम नहीं होगा, दोनों हमेशा इक्वल होगा। अब कहना करना क्या होता है पूरे फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ोगे उसमें करना क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसीज होती है उस फ्रीक्वेंसीज को इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू में फिट करना होता है कि रिजल्ट जो हमारा आउटकम आ रहा है और जो ऑब्जर्व हुआ है उसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। जैसे मैंने एक बहुत शुरुआत में एक टर्म कहा था, सपोज आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं तो आपने एक्सपेक्ट किया है आप 80% मार्क्स लाएंगे, हो सकता है सबकी क्लास में सबका अलग अलग एक्सपेक्टेड मार्क्स होगा, सबका इक्वल एक ही एक्सपेक्टेड मार्क्स तो नहीं होगा। क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स है तो 30 स्टूडेंट्स का अलग अलग एक्सपेक्टेशन होगा, और 30 स्टूडेंट्स का कुछ भी जो ऑब्जर्व होगा वो भी डिफरेंट होगा, मतलब एक्चुअल जो मार्क्स आएगा और जो आपने एक्सपेक्ट किया था दोनों मार्क्स डिफरेंट होगा। लेकिन जब उसका टोटल सम हम बात करेंगे तो वो दोनों ही इक्वल होगा, जो कि लॉजिक ये है, ऑब्जर्व का टोटल सम एक्सपेक्टेड के टोटल सम के बराबर होगा। अब यहाँ ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड है क्या, ऑब्जर्व वो है जो एक्चुअल मार्क्स आप लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पर्संस का आया है वो, और एक्सपेक्टेड वो है जो आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। क्लियर है ये चीज, बताओ। यस मैम। अब यहाँ पे 2 चीज जो हम लोग पहले पढ़े थे वो ध्यान से पढ़ो। हमने पढ़ा था ना मीन निकालना, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, एक्स बार से डिनोट करते हैं या फिर म्यू1 डैश से डिनोट करते हैं। तो ये जो मीन होता है इसको कैलकुलेट करना है, तो मीन का टर्म क्या पढ़े थे, समेशन एक्स इंटू पी एक्स पढ़े थे।
बताइए हाँ या ना। मैम यस मैम। यस मैम। तो समेशन x इंटू पी एक्स जो है ये टर्म हमें मिले, या फिर समेशन x एफ एक्स मिल जाए, ये टर्म हमारे पास होता है। दो केस हो सकता है, या तो पी एक्स पता है या तो एफ एक्स पता है। दो चीज ध्यान देना है यहाँ पे। अब एफ एक्स और पी एक्स में एकदम बहुत छोटा सा डिफरेंस है। एफ एक्स जो होता है वो नंबर ऑफ काउंट होता है, और इसी को टोटल टर्म से डिवाइड कर दो तो पी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब टोटल टर्म जोड़ दो, कितनी फ्रीक्वेंसीज है इसका टोटल जोड़ो, 20, 28, 12, टोटल 80 आया ना। 80 मैम। अगर टोटल 80 हम सबको जोड़ के एक बार 80 से डिवाइड कर देंगे, तभी वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लिखिएगा क्या, अगर मान लो हम इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट कन्वर्ट इट इन प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए हम प्रोबेबिलिटी में इसको कन्वर्ट करते हैं, इस फ्रीक्वेंसीज का प्रोबेबिलिटी में कन्वर्जन। तो प्रोबेबिलिटी में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, px मान लो, और ये प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगा, 6/80। मतलब 80 में से 6 टाइम ये आया है, 20 टाइम्स ये आया है, 28 टाइम्स नेक्स्ट आया है 28/80। सो इस तरह से जो ला रहे हो वो सब क्या आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटीज है। तो x इंटू पी एक्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमें मीन देगा। निकाल सकते हैं हम मीन, बताइए Yes, हाँ या ना, आराम से मिल जाएगा। अब आपके पास दो तरीका है यहाँ पे, आप या तो अगर आपको समझ में आता है तो आप पूरे को प्रोबेबिलिटी में इस तरह से कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर टोटल 80 है तो सिर्फ आप समेशन x इंटू एफ एक्स, मतलब ये 6, x का वैल्यू 0 इंटू 6, 1 इंटू 20, 2 इंटू 28, 3 इंटू 12, 4 इंटू 8, 5 इंटू 6, इस तरह से पूरा मल्टीप्लाई करके उसको 80 से डिवाइड कर लो। क्योंकि 80 जो टर्म होगा ना, सब में देखना कांस्टेंट होगा, सब में उसी से डिवाइड हो रहा है। तो आप ऐसे करके मीन निकाल लोगे। अब आपको ये तरीका सुटेबल लगता है तो वो करो, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ये तरीका सुटेबल लगता है तो वो करो, जो भी करो मीन कैलकुलेट करो, ठीक है। तो पहला स्टेप फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के बाद जो दूसरा टर्म है वो होता है पी और क्यू कैलकुलेट करना, पी और क्यू कैलकुलेट करना। या तो आप ये पूरा टर्म करिए, पी क्यू कैलकुलेट करिए, फिर उसको एनपीसी एक्स वाले फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करिए, फिर रिजल्ट पे आइए, ये करिएगा। या फिर इसका एक तरीका हम बता सकते हैं जो तुम्हारे लिए हो सकता है थोड़ा ज्यादा आसान हो। तो मीन पहले कैलकुलेट कर लो, तो उसके बाद हम बताते हैं क्या आएगा, ठीक है, कर सकते हो। पी का वैल्यू मैम समेशन एफ एक्स आएगा 174। 174 आ रहा है, एक मिनट रुको, 174 डिवाइडेड बाई 80, हाँ ठीक है। रिजल्ट क्या आ रहा है, वैसे एक बुक खोलिए तो आप देखिए जरा, उसमें है ये सॉल्व किया हुआ है, बताते हैं जो इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करो। उसके बाद हम शॉर्टकट तरीका भी बता देंगे। कैमरा ऑन करो सब लोग, कैमरा बंद मत करो। मैम हाँ बोलिए, कौन सा पेज नंबर 59। हाँ 69 है क्या, हाँ। ठीक है, अभी ये पोर्शन हम मिटा रहे हैं। वैसे ये जो मेथड आपके पास है मैंने इसलिए बता दिया है, वैसे जरूरत नहीं है, थोड़ा लेंदी है। इसके पहले देखो, एक काम, दो काम आप आराम से कर सकते हैं जो आपको करना है एक्चुअल में। हमारा ऑब्जेक्टिव है NCX, PX और QN-X को कैलकुलेट करना, ठीक है। NCX, PX, QN-X इसको कैलकुलेट करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है।
अब इसमें तुम दो काम कर सकते हो। दो काम क्या कर सकते हो वो देखो। NCX ये जो रिजल्ट होगा, ठीक है, NCX जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, टोटल N कितना है, सो 10C0। पहली बार में ये 10C0 हो जाएगा यहाँ पे, दूसरी बार में ये 10C1 होगा, थर्ड टाइम में ये 10C2 होगा। इस तरह से पूरा कॉलम आपको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी है, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो इसको ऐसा क्वेश्चन होने का कम चांस है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लंबा जाएगा, मतलब 20-25 मार्क्स का उस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से करोगे। P का वैल्यू अगर आप बात करें तो P का वैल्यू ये टर्म भी लिख सकते हैं इसके लिए, या फिर कांस्टेंट P जब आप टोटल P निकाल रहे हैं उस तरह से निकालो, जो भी तरीका, जैसे आपके पास बुक में जो दिया है उसमें टोटल N इंटू P करके जो आप 174 आया है ना, 174, Yes, ma'am. सो 174 डिवाइडेड बाई 80 है, तो इसको जब डिवाइड करोगे दिस इज व्हाट NP। अब NP ये हो गया, अब इस NP में अगर N से डिवाइड कर दें, N कितना है, 10 है, सॉरी 11 है, 10 मैम। हाँ 10 है, सो 10 से डिवाइड कर दो। जब NP में इस टर्म से 10, इसी टर्म में 10 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो P हो जाएगा। इस P को आपको यहाँ यूज करना है, 1 माइनस P को यहाँ यूज करना है, और ये वैल्यू जब आप यहाँ पे रखेंगे तो P और Q को मल्टीप्लाई करके एक जगह रख लेना ध्यान से, P और Q को आपस में मल्टीप्लाई करके रखना होगा। ये रिजल्ट जो होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और ईच एंड एवरी कॉलम में लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। और उस रिजल्ट से वो आने के बाद ये जो होता है NCX PX, ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है वो देता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का इस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से डिफरेंस, और उस डिफरेंस का स्क्वायर जो होगा वो हमें देता है फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को। अब ये जो है ये इतना आसान सा प्रोसेस नहीं दिखने वाला है आपको, ठीक है, ये ध्यान देना। सो कॉलम्स क्या क्या जनरेट करना है वो बता दे रहा है। PX का कॉलम होगा तो जनरेट करना, अगर आपको दिक्कत नहीं होती है तो ये PX का कॉलम जनरेट करिए। इसके बाद क्या करना है, ये PX जब निकाल लोगे तो यहाँ से आपको NP मिलेगा, NP के बाद P मिल जाएगा, ठीक है। NP और P जब मिल जाएगा, NP का हेल्प ले रहे हैं हम, हमें एक्चुअल में P चाहिए, तो जब ये P मिल जाएगा और Q मिल जाएगा तो आप पूरा NCX P टू द पावर X और Q टू द पावर N माइनस X। अब मुझे ये बताओ, जो लास्ट क्लास में हम लोग ये कैलकुलेट करना पड़े थे क्या? यस मैम। Yes, ma'am. वो कैलकुलेट हुआ था। ये कैलकुलेट हुआ था, और जो कैलकुलेट होकर आया था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो आया था वो बहुत स्मॉल नंबर, डेसिमल में 0.1, 0.01, 0.95 इस तरह का वैल्यू आएगा हमेशा। उस वैल्यू को अगर आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n कितना है, टोटल ये 80, ठीक है। सो अगर आप इस फंक्शन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तब नेक्स्ट कॉलम बनेगा n इंटू PX, और ये जो रिजल्ट आता है इसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होता है। इसको सॉल्व करो तो जरा कोशिश करो, तो बुक से ज्यादा हेल्प मत लीजिए, बुक से सिर्फ आंसर मैच कराइएगा लास्ट में, ठीक है, हेल्प नहीं लेना है उसका।
अब P मुझे बताओ कितना आया था, P कितना आया है? मैम 0.22। 0.22 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, अगर ये 0.22 P है तो 0.88 तो Q हो जाएगा। P इज इक्वल टू 0.22 तो Q इज इक्वल टू क्या हो क्यू का जाएगा? मैम 0.88 ही होगा ना, 1 माइनस 22 होगा, 0.22 तो 1 माइनस 0.88 ही होगा। 0.78। 0.7 अच्छा 12 22 है ना, सॉरी, हाँ 1878। ठीक है, ये अगर हो गया 78 तो 0.78 आपके पास ये वैल्यू है। इसको सॉल्व करना है तो P Q रखो। 10C0 का वैल्यू कितना होता है पता है सबको? 10C0 का वैल्यू कितना होता है? 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, 1 हो जाएगा ना सत्यम? 10C0 का मतलब क्या हुआ? 10 फैक्टोरियल, 1 मैम। हाँ 1 होगा। 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू P का वैल्यू, P का पावर 1, P का पावर 0, 0 मतलब 1 इंटू 0.22 टू द पावर 0 इंटू Q कितना है? 0.78, और इस 0.78 का पावर कितना होगा? n माइनस एक्स, मतलब n माइनस 0, यही होगा ना। और n कितना है? 10, 10 माइनस एक्स मतलब इसका पावर 10। अब 0.78 का पावर 10 जो होगा वो हमारा यहाँ पे लिखा जाए। 0.78 का पावर 10, इसको सिंप्लीफाई करो, उसको इस टोटल n से मतलब इस 80 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। देखो जरा क्या आ रहा है? 0.78 0.78 8 टाइम मल्टीप्लाई करना, 10 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो तो जरा कैलकुलेटर पे, बस क्रॉस चेक कर लो इसमें। 0.083 0.083 दैट इनटू 80 करो। that into 80 दिस इज n, कैपिटल N 80 है। 6.66 6.66 देखो तो वही आंसर है आपका, बुक में दिया है। आंसर कहाँ पे है? 6.67 है। 6.67 रेकरिंग है ना, इसलिए 67 कर दिया होगा, है ना सत्यम? तो यस अब मैम। आप 0.67 को, चूंकि 67 जो है, ये जो नंबर आया ना दैट इज फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग एक चीज जानते हैं, फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, है या नहीं? यस मैम। जब फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन में नहीं है तो उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, आइदर 6 और 7। जिसके नियर अबाउट दिख रहा है वो अप्रोक्सीमेट करके लिख लो, जो कि रिजल्ट में क्वेश्चन में शायद आपका आंसर में दिया हुआ है 6 अप्रोक्सीमेट कर दिया गया है उसको, है ना? हाँ 6 लिखा है, अप्रोक्सीमेटेड फ्रीक्वेंसी साइड में लिखा है, देखो उसके जस्ट बाद वाला कॉलम 6 लिखा है। यस मैम। है ना? तो आप इसको 6 या 7 किसी एक में रख सकते थे, वैसे 6 में भी ही इसमें 6 में रखा है, उसको 7 भी माना जा सकता था। नेक्स्ट में देखो 18.81 आया है तो उसको 19 कंसिडर कर लिया है, 80 प्लस जा रहा है तो, है ना? यस मैम। इसी तरह का पूरा कॉलम वो जनरेट किया गया है। नेक्स्ट कॉलम भी इसी तरह करके बताओ तो मुझे क्या आ रहा है? 10C1 कर लेना। सो 10C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। 10C1 का वैल्यू जब सॉल्व करोगे दिस इज 10, और इसका पावर 1 हो जाएगा और इसका पावर 9 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, फिर ये रिजल्ट लिखना पड़ेगा। करो जरा एक बार चेक कर लो ये इतना आ रहा है या नहीं, 2-3 वैल्यू का चेक कर लोगे तो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन इस प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये px कौन सा px है? कभी भी px लिखना ना तो 2 तरीके का नोटेशन डालना। ये जो px लिखना है ना इसको स्मॉल px लिखना, ये प्रोबेबिलिटी। और ये जब px फंक्शन लिखना, ये वाला इस तरह का जब लिख रहे हो ncx px qn माइनस x वाला फंक्शन जब लिख रहे हो तो इसको कैपिटल px लिखना। तो इससे समझ में आ जाएगा स्मॉल px क्या है और कैपिटल px क्या है। तो कैपिटल px इज दिस वन,
ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन को बात कर रहा है, इसके ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात कर रहा है। इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में आपको याद होगा इस पूरे का आप नोटेशन डाल रहे थे px, याद है था या नहीं? Yes, px ma'am. NCx Yes, to the power, और यहाँ पे जो p और q इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्मॉल p और स्मॉल q होता है। सो ये चीज ध्यान देना है। कैपिटल px का मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन और स्मॉल p का मतलब प्रोबेबिलिटी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी। स्मॉल q का मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो इस तरह से इसको जनरेट करो। तो जरा एक काम करो, बाकी पोर्शन हटाओ, इस पोर्शन को हम रिमूव कर देना है। ठीक है, 6 भी हट जाएगा इसमें से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो जरा, अब आपको ज्यादा लेंदी नहीं लगेगा, क्योंकि बाकी का टर्म वैसे उसमें वो था तब भी कोई फायदा नहीं था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि बाकी के टर्म में तो फ्रीक्वेंसी 0 था, तो आपको कैलकुलेट करना ही नहीं था, क्योंकि सारा का सारा प्रोबेबिलिटी ये सब सारा टर्म 0 आ जाता। सो अब इतने तक में सॉल्व करके देखो तो जरा, सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशन का देखना है, जिसमें से एक तुम लोग कैलकुलेट कर चुके हो, बाकी का 4 कैलकुलेट करो तो जरा। 4 नहीं 5 है। मैम इसे एक टेबल बनाना है, एफएक्स का टेबल बन सकता है ना इसमें? किस चीज का टेबल? एफएक्स का एक साथ बना दे उसी में, ये इससे पहले। ये px के पहले? हाँ, fx का कौन सा? fx का 0 × 60 करके मीन निकालने के लिए सब मैम। हाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं। 0 × fx, ये जो मल्टीप्लाई करके बोल रहे हैं वो ना कर सकते हो। मतलब हम इस चीज को यहाँ होगा तो बोलोगे तो हम चेंज भी कर देंगे। इसको आप x × px कर लीजिए, x, और x × fx कर लो। x × fx करोगे तो x fx का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखें तो यहाँ पे x × fx हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 0 × 6 0, 20 × 1 20, 28 × 2 56, 12 × 3 8 × 4 5 × 6 30। हो गया। इन सबको जोड़ दो और इसका जो टोटल सम है 80, ये वाला 80 है, और ये टोटल सम जोड़ दीजिए, जो आएगा उसको x बार अगर निकालना है तो आपका ये आ जाएगा, दिस होल टर्म 20 56 36 और 56 जोड़ोगे 174 आएगा मैम। हाँ अच्छा, ये तो ऑलरेडी आया हुआ था हम लोगों के पास। 174 डिवाइडेड बाई 80 कर लो, यहाँ से निकाल लो। एनपी आपके पास कितना आया है, जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू आया है उतना निकालने का भी जरूरत नहीं है। इसी में अगर मीन में पी निकालना है, इसमें आप यहाँ लिख सकते हो। तो इसी एनपी में से ये एनपी ऊपर हो गया एनपी, तो एनपी ये पूरा है, और इस एनपी में अगर 10 से आप डिवाइड कर देंगे, इस एन से डिवाइड कर देंगे, तो वो रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एन है दैट इज स्मॉल एन, और यहाँ जो एन है दैट इज कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ जो एन है हमने 80 लिया था, याद है कैलकुलेशन में अभी जस्ट, दैट इज कैपिटल एन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये जो है वो नंबर ऑफ काउंट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ स्मॉल एन हो जाएगा। यहाँ स्मॉल एन है, स्मॉल पी है, यहाँ कैपिटल एन है, कैपिटल पी है। आप एक बार बुक में भी देखो और मुझे से पूछो क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, इस पूरे वो को जनरेट करने में क्या दिक्कत होगी। इसी को हम बोलते हैं, जो इसका जो फ्रीक्वेंसी नया फ्रीक्वेंसी निकाले है ना, अप्रोक्सीमेटेड फ्रीक्वेंसी, उसी को बोला जाता है फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में जो टर्म आ रहा है वो चीज बोला जाता है फिटिंग। वैसे ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट फिलहाल आपको यही शायद पढ़ना हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इसके बाद कुछ और एक्सटेंशन होता है इसका, जो एक्चुअल प्रोसेस है उसमें। मैम इसका यूज क्या है?
यहाँ पे हम लोग जब इसका थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ते हैं तो ये पढ़ना होता है और पता करना होता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड, जो ये मिला है, जो हमें मिला है, जो हमने ऑब्जर्व किया और जो हमने सोचा था। जैसे एग्जाम वाला रिजल्ट ले सकते हो, जो आपने सोचा था और जो आपका एक्चुअल मार्क्स आया है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, क्या वो डिफरेंस उतना होना चाहिए या नहीं, ये जज करना होता है, तब इस तरह का टर्म पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब देयर इज अ डिफरेंस, ये श्योर है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था और जो आपको मिला है, जब आपका रिजल्ट आया है, उन दोनों में डिफरेंस होगा। क्या वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब सिग्निफिकेंट है, या फिर वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम इग्नोर कर सकते हैं। मान लो 80% सोचे हैं, 78% मार्क्स आया, तो ठीक है, 2% का गैप इधर उधर तो डेविएशन हो ही सकता है। अब लेकिन हम सोचे थे 80% और आया है 60%, 40%, तो ये बहुत बड़ा डेविएशन है ना। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। ये मतलब एक ढंग से टर्म हुआ, जो रिजल्ट आया है, जो आना चाहिए था, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे हम लोग पढ़े थे, याद है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0, याद है? Yes, ma'am. पढ़े थे कृष्णा, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0। और जब रिजल्ट आ रहा यस था मैम, तो कुछ ऐसे केसेस मिले थे, एक दो में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं सेटिस्फाई हो रहा था। तो जो थियोरेटिकली वो करेक्ट है, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा था, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस है ना। या फिर आप किसी को बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो देयर इज अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस, मान लो कुछ बोले और कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गया, ये कुछ और हो सकता है, थोड़ा बहुत हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वो डिफरेंस है या नहीं, यही चीज जब हम डेटा में देखना चाहते हैं तब हम इस तरह का स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो ये बाद वाला जो सब था ना, वो सिर्फ प्रोसेस को लेंदी बनाने के लिए ये सब वाला डेटा दिया गया था, आपको करना आपको इतना ही था। लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, क्योंकि आप ये n से जो डिवाइड करेंगे वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को या नहीं? बन जाएगा, बना के बताओ मुझे क्या आया है। यस मैम। अच्छा, आप लोगों का सिर्फ असाइनमेंट सबमिशन का डेट बढ़ा था, एग्जाम का नहीं बढ़ाया है? नो मैम। एग्जाम का पता है, श्योर हो गया? ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ही लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ही है मैम। तो ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी करेंगे फिर। मैम 25 क्वेश्चन रहेगा। हाँ तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी करते हैं, तब हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैम कितना मार्क्स का होगा पूरा एग्जाम? टोटल तो जो मार्क्स दिया हुआ होता है उसमें कुछ असाइनमेंट का मार्क्स कट गया होगा, मैम बाकी ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, मतलब सारा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है ना, तो सारा क्वेश्चन 4 मार्क्स। हाँ तो 100 मार्क्स का होगा, सिंपल। टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है। तो कुछ चीजें मैंने तुम लोगों को कहा था पढ़ने के लिए, ये पॉइंट क्या है नहीं है। देखो, मीन, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और कुछ कुछ जो थ्योरी है, म्यू 3, म्यू 4, ये सारे वैल्यूज को याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, वैल्यूज जो फॉर्मूला है, जैसे मीन निकाले थे एनपी, बाइनोम पूछा जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होता है, मीन क्या होता है, वेरिएंस ग्रेटर होता है मीन से या लेस होता है?
तो ये सारे वैल्यूज है जो आपसे पूछा, ऑब्जेक्टिव में इसी तरह का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करें तो किसी एक डेटा का एनपीएक्स निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर समेशन जो एक्सपेक्टेड, मैंने अभी जस्ट बताया, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है, इन दोनों का जो सम होता है वो जो होता है हमेशा बराबर होता है। क्वेश्चन के आंसर में देख लेना, जो दोनों कॉलम है उन दोनों का सम ओवरऑल लास्ट में 80 है ना? है या नहीं? यस मैम। दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। तो ये एक थ्योरी है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। किसी टॉस का, जैसे हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे थे, 10 कॉइन टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, 5 कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसमें से 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसी तरह का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मीन, ठीक है, मीन और वेरिएंस। अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का निकालें तो मीन ज्यादा बड़ा होता है या वेरिएंस ज्यादा बड़ा होता है? तो ये याद रखना, लिख लो कहीं नोट करके, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। ठीक है, मीन जो होता है वो एनपी होता है और वेरिएंस जो होता है वो एनपीक्यू होता है। तो एनपीक्यू जो है वो स्मॉल होगा एज कंपेयर टू एनपी, क्योंकि पी जो होता है ना, पी और क्यू, वो स्मॉल वैल्यू है, और स्मॉल वैल्यू से जब किसी भी लार्ज वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगी तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगा? स्मॉल। सो वेरिएंस इज लेस देन मीन। यस, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। ठीक है, फिटिंग हो जाएगा या नहीं बताओ, या फिर करके हम फिर से बता दें? सोनाली, सोनल, यस करके मैम। बता दीजिए मैम। करके बता दीजिए। हम एक डेटा ले रहे हैं, थोड़ा इजियर डेटा, सिंप्लीफाई करना। चलो, x एक वैल्यू है, सिंपल सा वैल्यू ले रहे हैं, ज्यादा नहीं लेंदी ले रहे हैं। x वैल्यू है, यहाँ पे fx डाल देते हैं, कैपिटल fx, फिर सिंपली f लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो सपोज x इज 0, 1, 2 एंड 3। फ्रीक्वेंसीज मान लो 2, 4, 3, 6 ये है। तो आपको क्या करना है, x इंटू एफ एक्स, x इंटू एफ, मतलब ये जो होगा, आपको पता है मीन निकलता है x इंटू एफ, एकदम शुरुआत वाला याद करो, समेशन x इंटू एफ एक्स क्या होता था, मीन निकलता था। तो 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। इसका टोटल सम निकालो। जब टोटल सम करोगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए, सब शांत क्यों है? 28। इसके बाद ये जो 28 आया वो कितना आया है? x समेशन, इसको ध्यान से देखना, ये क्या है? समेशन x इंटू एफ एक्स है क्या? x इंटू एफ दैट डिवाइडेड बाई समेशन f, यही होता है ना फ्रीक्वेंसी? यस मैम। ठीक है, तो अब आप जो ये फॉर्मूला, मतलब आपका ये जो डेटा आप शुरुआत में पढ़े थे उस तरह से भी इसको ले सकते हो। अब समेशन एक्स एफ जो आया है दैट इज इक्वल टू 28, लेकिन n जो यहाँ पे होगा, मैंने n कहा है यहाँ पे स्मॉल होगा, तो स्मॉल n कितना है? 3, तो 3 से डिवाइड कर लो। 3 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ? 9.34। ठीक है, 9.34। ये जो 9.34 आया है वो क्या आया है? एनपी, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? एनपी। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? पी चाहिए। पी चाहिए तो क्या करेंगे? एनपी में पी से एन से डिवाइड कर दो, तो एन एन कैंसिल, बचा क्या?
P, तो NP का वैल्यू क्या है 9.34 और इसमें आप N से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3.12 1 2 हो गया 3.12। ये P मिल गया। एक मिनट, ये P ऐसे कैसे आ जाएगा, P इतना तो नहीं आएगा। एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया ना, ये N तो यही आएगा ना। Just wait. म्यूट कर दो जिसकी तरफ से भी डिस्टरबेंस आ रहा है। दिस N इज कितना है, फ्रीक्वेंसी टोटल 6 4 10 5 15, ठीक है। सो 15 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करोगे 1.86। 87 कर दीजिए मैम, 86 अच्छा ठीक है, 86 है तो 87 कर लेते हैं। सो इसके बाद जब ये टर्म आएगा तो हमारे पास इसी चीज को 1.86 को हम डिवाइड कर लेंगे इस n से। सो 1.86 डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो रिजल्ट आएगा लिखो जरा, क्या आ रहा है 0.62 0.62। 3 कर सकते हैं, 0.62 क्या बोल रहे हो? 3 कर सकते हैं मैम, 2222 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो कर लो 3। रेकरिंग आएगा तो आप एक एक्सटेंशन ले सकते हैं। 0.63 ये आया P। अब Q बताओ क्या होगा, यहीं पे नीचे ही लिख देते हैं। Q क्या आएगा, 0.63 है तो फिर आपके पास 1 में से घटा दो इसको, 0.37। 0.37। सो 0.37 ये आ गया। अब आपको करना क्या है, n इंटू px का कॉलम बनाना है, ध्यान देना n इंटू px। अब इस n इंटू px में n का वैल्यू ना है ना, वो फिक्स होगा, दैट इज दिस वन 15, ये हमेशा 15 रहेगा। px जो है वो चेंज होगा, p 0 के लिए चेंज होगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो अब आपको क्या करना है, p0 निकालना है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। p0 लिखोगे तो p0 लिखोगे तो क्या होगा 3c0, p का वैल्यू क्या है 0.63 का पावर 0, दिस इंटू q का वैल्यू 0.37 और इसका पावर जो है दैट इज 3, यही होगा ना। अब इसको जब सॉल्व करिएगा, NC0 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है 1, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0.37 का पावर 3, निकालो क्या आता है 0.050 0.050 और ये 0.050 जो आया है उसको इस 15 से मल्टीप्लाई करो, 0.75 0.75 मतलब 0.75 होगा। तो 0.75 को आप नियरली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। बस खत्म हो गया। अब क्या करना है, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट P1। जब P1 कैलकुलेट करोगे सो आएगा 3C1, P का वैल्यू वही रहेगा 0.63, ये चेंज नहीं होगा, 0.63 का पावर 1 हो जाएगा और 0.37 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3C1 का वैल्यू 3 हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करो, करो देखो into 0.63 into 3 0.258 0.258। तो 3 इंटू, यहाँ पे लिखिएगा मल्टीप्लाई करिएगा, 3 इंटू 0.258 है ना, इसको मल्टीप्लाई, टोटल की 0.258। अच्छा 0.258 पूरा आया है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आ रहा है जो हो गया वो 0.258।
अब 0.258 को फिर से 15 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लिखोगे, बोलो 3.88 आ रहा है। 3.88 मतलब अराउंड, आप 3.88 यहाँ पे लिख दीजिएगा, एंड नियरली अप्रोक्सीमेटेड इट इक्वल टू 4। नेक्स्ट टर्म निकालो। इजी नहीं है स्टेप कोई? स्टेप इजी नहीं है, फिटिंग का स्टेप इजी नहीं होता। px निकालते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसे। मैम ये बहुत बड़ा लेंथी हो जाए। अब है तो यही प्रोसेस, तो यही है। px निकालने का अगर प्रैक्टिस कर लिए हो तो ये सीक्वेंस में निकालते जाना है। ऐसा हर जगह एक काम करना, कभी भी इसको जब सॉल्व करना है, अगर ऑब्जेक्टिव आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो इस पूरे डेटा को इस तरह से नहीं निकाला जाता है हर जगह अलग अलग ब्रेक करके। एक जगह P0 लिख लो, इस तरह से पूरा कैलकुलेट करके लिख लो, P1 पूरा कैलकुलेट करके निकाल लो, P3 सब पूरा निकाल लो, उस डेटा को बाद में लास्ट में यहाँ वैल्यू पुट कर दिया जाता है। सबको निकाल निकाल के बार बार नहीं लिखते, एक सीक्वेंस में लिखते चले मैम जाते इसका हैं। मैम टोटल आंसर 6.60 आ रहा है। टोटल 6.60 6.60 ये आया है लास्ट वाला, थर्ड 6.60, तो ठीक है 6.60 अगर है तो उसको अराउंड 6 ले लो। नेक्स्ट लास्ट देखो, फोर्थ जो है, अब इन सब का टोटल जोड़ के 15 आना चाहिए, ये ध्यान रखो, और 15 इसको जोड़ के आना चाहिए। 1 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 1 5, 6 5 11, मतलब ये जो भी आएगा वो अराउंड 4 ही आएगा। वैसे आप चेक करके देख लीजिएगा, यही है फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल ये 15 और ये 15 सेम आएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये डिफरेंट नहीं होगा, ये एग्जैक्ट सेम आएगा। मैम लास्ट वाला 3.75 आ रहा है। 3.75 आ रहा है तो ठीक है, अराउंड 4 हो गया ना। 3.75 अगर आप कर रहे हैं तो ये अराउंड नियर टू 4 हो गया ना, तो हो गया टोटल 15 आ गया। यही है फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें लेंदी क्वेश्चन तब होगा जब ये x और f का वैल्यू बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा दे दिया जाएगा, ठीक है, तब वो लेंदी होगा। 2-4 क्वेश्चन है, 4-5 है तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। तब आपको px वाला वैल्यू जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, लास्ट 2-3 क्लास में हम कैलकुलेशन बताए हैं उसका, वो अच्छे से अगर समझ में आ गया, बना लोगे तो ये बन जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तो मैम छोटा है तो पता जब बन गया, लेकिन अगर बड़ा रहता है तो बहुत डिफिकल्ट है बहुत, मैम। तो जब बहुत वैसा केस रहता है तो टाइम भी होता है आपके पास, है वही, इसमें कुछ शॉर्टकट मेथड नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, कोई कट शॉर्ट वाला केस नहीं है। इनफैक्ट मैंने कहा ना यहाँ पे थोड़ा कम किया हुआ है, ये एक्चुअल जो इसको पढ़ा जाता है ना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड। मैम हाँ मैम, ये जो P1 P2 जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको डिवाइडेड बाय n करना है ना? नहीं, मल्टीप्लाइड बाय n, दैट इज n इंटू px है ना, दिस इज मल्टीपल, और ये n जो है दैट इज कैपिटल N, एंड कैपिटल N जो होता है वो ये होता है, और स्मॉल n जो होता है ना ये होता है, ये ध्यान देना। तो कहाँ आपको कैपिटल N यूज करना है, कहाँ स्मॉल n यूज करना है, ये ध्यान देना है। कैपिटल N इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड स्मॉल n इज नंबर ऑफ काउंट्स। 0 से n जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेंज होता था, दैट वाज 0 to n, ठीक है, ये ध्यान देना। चलो ठीक है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और जो पॉइंट थ्योरेटिकल टर्म्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है तो जो पॉइंट वाइज मैंने मीन का वैल्यू, वेरिएंस और ये सब जो बताया, वो समराइज्ड वे में एक जगह कर लो, सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस करना। और डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत सारा चेंजेस ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो बहुत ज्यादा डिफरेंट वे में आपसे पूछा जाए। प्रोसेस पता है, कुछ फिक्स थ्योरेटिकल टर्म्स है वो रहेंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ा, जो कि सब्जेक्टिव में होगा, बट इसके कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है, वो ऑब्जेक्टिव में डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को समझना जरूरी है। प्रोसेस को 1-2 कुछ कैलकुलेशन करके देख लो, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मतलब एक मोड में एग्जाम देना है तो, ठीक है।
यस मैम, क्या कि आइमा का असाइनमेंट हम लोग देख लिए कैसा है। हाँ तो वो उतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन तुम लोग किए नहीं थे ना बहुत कुछ कवर, इसलिए ऐसा लग रहा था। इसीलिए अच्छा, तो जो मैं टॉपिक मैंने बताया था उससे का तो क्वेश्चन सब लोग अब बनाए हुए थे। यस मैम बनाए ऐसा थे। कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा नहीं बनने वाला, जो पढ़े ही नहीं होंगे वो नहीं बन पाएगा ना, वो तो ऑब्वियस है। एग्जाम भी मैम देखिएगा आप थोड़ा सा। हाँ, सब हम ही देखेंगे, एग्जाम मेरा ही देना है। चलो ठीक है, ओके देन।